Hello everyone, welcome back to CDS Academy YouTube channel, and I am Vikas Kumar and I welcome you all in this session. In today's session, I am going to discuss a very important topic from your CDS examination perspective. आज हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड आज भी मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम ग्रामर डिस्कस करने वाले हैं और ग्रामर का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ट्रस्ट में, अगर आपको ये टॉपिक स्ट्रांग है तो आपको इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस आप स्पॉटिंग द एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और आप ग्रामर का जो भी पोर्शन आपके सीडीएस एग्जाम में आएगा उसमें आप काफी अच्छे से डील कर सकते हो। और अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता तो बाकी की ग्रामर भी आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस टॉपिक में आपका पूरा सबसे पहले तो बेसिक क्लियर होगा। दूसरी चीज आपको पता लगेगा बेसिक क्या आप स्पॉटिंग द एरर में और हर जगह जहां ग्रामर यूज करते हैं वहां पे वर्ब का और सब्जेक्ट का क्या रोल रहता है, कैसे वो यूज होती है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले मैं बात करूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये क्या है? सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिरकार है क्या? तो अगर मैं चाहूं तो इसको एक लाइन में बता के खत्म कर सकता हूं कि भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपके सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो कुछ ऐसे दोस्त की तरह होते हैं कि जहां सब्जेक्ट जाएगा वहां वर्ब जाएगा। मतलब सर कहना क्या चाहते हो कि इन एवरी सेंटेंस वर्ब ऑलवेज एग्रीज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कि वर्ब जो है वो हमारी कैसी यूज होती है? सर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। बस इतनी सी बात में चैप्टर खत्म हो गया आपका। लेकिन अब सवाल यह आता है भैया जो भी हम यहां पढ़ेंगे उससे आपको हेल्प मिलेगी कि सब्जेक्ट जैसा आ रहा है वैसा वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? जैसे ही आपको पता लग जाएगा, देखो बात को सुनना, अभी बहुत कुछ इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे तो ध्यान से इस वीडियो को देख देख के आपको नोट्स बनाने हैं। सर जैसा हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। मतलब सर अगर हमारा, सबसे पहली बात, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। और अगर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी हमारी? सर प्लूरल आएगी। लेकिन यह बात जितनी आसानी से मैंने बोल दी उतनी आसान ये बात है नहीं। मतलब सर, मतलब ये कि उतनी आसान बिल्कुल बात इसलिए नहीं है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है। और आज की ये क्लास, ट्रस्ट में, अगर आप कंप्लीट देखते हो तो ये टॉपिक आज मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग करवा के जाने वाला हूं कि आप जिंदगी में किसी भी एग्जाम में, चाहे आप सीडीएस दो, एनडीए दो, सीएपीएफ दो, एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दो, आप कहीं भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो गलत करके नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने सिंपल सी बात बता दी कि जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां सिंगुलर वर्ब, जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां प्लूरल वर्ब। तो अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूं तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको यही बताई है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहला पॉइंट तो यही है कैसी वर्ब यूज होनी है? सिंगुलर। और सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब यूज होनी है? हमारी प्लूरल यूज होनी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा द डॉग डैश बार्किंग, भाई कुत्ता भौंक रहा है। तो आप इसमें इज यूज करोगे, आर यूज करोगे? आप बोलोगे अरे सर क्या सिंपल सी बात पढ़ा रहे हो सर। सर डॉग इज बार्किंग हम यूज करेंगे। सर हम जो है अभी देखो बिल्कुल बेसिक है ये, अभी 5 मिनट के अंदर आपको आगे मैं ऐसी गहराई में लेकर के जाने वाला हूं कि जितनी खतरनाक तरीके से गहराई में वो दोनों नहीं डूबे थे इतना आप डूब जाओगे इस टॉपिक में। तो डॉग इज बार्किंग, वहीं अगर मैं लिखता द डॉग्स, मैं कहता डैश बार्किंग, आप फिर से कहोगे अरे सर इतनी इजी बात सर, हमें लग रही है अपनी बेइज्जती, हमें लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। भैया हम यूपीएससी सीडीएस के स्टूडेंट हैं सर, ऐसे सवाल हमसे ना पूछे। बट 5 मिनट रुकिए, आपकी पूरी तबीयत खुश हो जाएगी। तो द डॉग्स, अब आप बोलोगे सर आर बार्किंग। तो जो पहली बात मैंने आपको बताई कि भाई यहां पे मेरा जो सब्जेक्ट है दैट वाज बेसिकली सिंगुलर, तो मेरा वर्ब कैसा आया? सिंगुलर आया। यहां पे मैंने डॉग्स लिखा और ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट था, तो वर्ब कैसा आया? प्लूरल आया। तो ये बात बेसिक सी रही। वर्ब क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के वर्ब होते हैं, हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कौन सा वर्ब है और कौन सा जो है शब्द वर्ब नहीं है, इसके बारे में आप मेरी
सबसे पहली क्लास देखिए जो मैंने वर्ब के बारे में करा रखी है, स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो आल्सो। यहां पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे बस। तो सबसे पहली बात समझी। दूसरी बात समझो, जो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, ये भी एक ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से आती है कि आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या करते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट जब प्रेजेंट टेंस में आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप जो है वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देते हो, और प्रेजेंट टेंस में अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप वर्ब के साथ कुछ भी नहीं जोड़ते, नथिंग, ठीक है। एस जोड़ते हो, ईएस जोड़ते हो, आईईएस जोड़ देते हो, बट इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल आप कुछ भी नहीं जोड़ते। फॉर एग्जाम्पल, इसके तो बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है। मैंने बोला कि ही डैश फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब इसमें मैं आपसे कहूं, इस सेंटेंस में आपसे कहूं कि यार इसमें आपको भरना है कि ही गो या ही गोज। आपने बोला कि सर ये हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो सर टेंस तो मेरा प्रेजेंट है, और अगर मेरा प्रेजेंट टेंस है तो मेरा जो वर्ब है उसके आगे मैं ईएस लगाता हूं, तो यू विल फिल गोज, ठीक है, हमने भर दिया गोज। लेकिन अगर मैंने ये लिखा होता कि दे डैश फॉर, अब भैया आप पार्क गए, ठीक है, आपको पार्क में आपकी एक महबूबा मिल गई, आप दोनों ने प्लान किया कि चलो ठीक है बात आगे बढ़ रही है तो सुबह सुबह साथ में घुमा करेंगे, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। तो आपको किसी ने देखा और आपके पड़ोस में चुगली करना शुरू हुआ, तो पता है ऐसे ऐसे बात चल रही है, तो वो ये सेंटेंस बोलेगा कि दे डैश फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब यहां पे आप क्या यूज करने वाले हो, यहां पे मैं आपको ऑप्शन दूं कि भैया गो लगाओ या गोज लगाओ। अब आप बोलोगे कि सर जी यहां पे दे जो है मेरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, टेंस मेरा प्रेजेंट है, तो मैं यहां पर जो लगाने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी गो। तो दो बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई कि भैया अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर टेंस आपका प्रेजेंट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दो, और अगर प्रेजेंट टेंस है लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाओगे, ठीक है। यहां तक बात हुई क्लियर। लेकिन इतनी इजी चीज है, इतनी इजीली हमने ये पढ़ लिया, इतनी इजी चीज आपका एग्जामिनर नहीं पूछता आपसे, इतनी इजी चीज है बहुत जल्दी आपका एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा। तो फिर वो पूछता क्या है, वो चीज देखते हैं फटाफट से वो चीज देखेंगे। अब देखो कई बार क्या होगा कि आपके कुछ फ्रेसेस आ जाएंगे जिनको आप बोलते हो प्रीपोजिशनल फ्रेसेस सॉरी। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, ये कोई रूल नहीं है बट मैं आपको थोड़ा अवेयर कर दूं किस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यह देखना है कि जो भी फ्रेस आएगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा द, एक फ्रेस ले लेते हैं, द कलर्स ऑफ रेनबो तो कलर्स ऑफ रेनबो इज बेसिकली माय फ्रेस, द कलर्स ऑफ रेनबो डैश ब्यूटीफुल। अब सवाल यहां यह आता है कि सर हम कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कि हमें वर्ब जो है वो किस हिसाब से लगाना है। मेरा रेनबो भी सर, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा नाउन हो गया सब्जेक्ट और कलर्स भी हो गया सर। तो अब कलर्स ऑफ रेनबो हमारा कंप्लीटली क्या है, एक फ्रेस है। तो जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे कि द कलर्स ऑफ रेनबो, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट कलर्स। तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं प्राइमरी लेकर के चलूंगा। तो मैं जो यहां पे वर्ब यूज करने वाला हूं मैं कलर्स के बेसिस पे यूज करूंगा, रेनबो के बेसिस पे नहीं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। तो मैं यहां पे देखता हूं कि मेरा ये जो कलर्स है दिस इज प्लूरल, और मेरा वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, यानी कि द कलर्स ऑफ रेनबो आर ब्यूटीफुल। तो ये फ्रेसेस का भी आपको ध्यान रखना है, भाई फ्रेसेस के बीच में हमें कहना क्या चाहता है, फ्रेस जो है हमें कहना क्या चाहता है कि हमें कलर्स की बात कर रहा है कि रेनबो की बात कर रहा है। इज दिस क्लियर? चलो अब जरा आगे चलते हैं, और एक और सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने लिखा एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स भी मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेस होगा, डैश हार्ड। अब मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें आप भरिए, आप एक तो ट्राई लगा सकते हो और दूसरा लगा सकते हो ट्राइज। तो अब आप सोचोगे
देखो आपको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, भैया मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वही पता लगाने का हमारा पूरा का पूरा भैया गेम है। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। और मैंने कहा है कि भाई सारे स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरे के पूरे जितने स्टूडेंट है दुनिया के वो एक ही बराबर हार्ड ट्राई कर रहे हो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। तो मेरा ये जो सब्जेक्ट हुआ वो सब्जेक्ट कैसा मेरे को दिख रहा है सर, प्लूरल या सिंगुलर? आपको प्लूरल दिख रहा है या सिंगुलर दिख रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो मैंने यहां कलेक्टिवली स्टूडेंट्स की बात की है, मैंने यहां कलेक्टिवली स्टूडेंट्स की बात की है, तो मेरा ये हो गया सिंगुलर। स्टूडेंट्स मेरा क्या है, सिंगुलर है। और मैंने बोला कि सिंगुलर के साथ जो वर्ब आती है उसमें आईईएस ई या एस या ईएस या आईईएस आता है। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राइज हार्ड, ठीक है। तो मेरा जो स्टूडेंट्स था यहां पे, मेरा स्टूडेंट्स दिखने में तो मेरे को प्लूरल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, वो मेरा सिंगुलर है। तो उस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो ये तीन चीज हमने बेसिक सीखी। जरा नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट चल के कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो चांसेस होते हैं। तीसरा रूल हम पढ़ने वाले हैं, चांसेस ऑफ कॉमन मिस्टेक्स। चांसेस ऑफ कॉमन मिस्टेक्स। इस क्लास को देखते देखते अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे कि जब भी आप सॉल्व करो, जब भी आप प्रैक्टिस करो ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, और आपका क्वेश्चन जब गलत हो तो तुरंत ही आप फटाफट से उसको देख पाए। देखो कई बार क्या होगा कि जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं तो एग्रीमेंट तो उनके बीच में चलना है कि भाई सिंगुलर है कि प्लूरल है। कई बार ऐसा होगा कि आपको प्लूरल दिखने वाले सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे और सिंगुलर दिखने वाले प्लूरल होंगे। जैसे हमने ऊपर देखा कि सर स्टूडेंट्स तो प्लूरल दिख रहा था लेकिन सिंगुलर है, क्यों है? मैंने आपको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स एज अ होल। तो पूरी यूनिट मेरी क्या है, सिंगुलर है। अब कॉमन मिस्टेक्स आपकी कैसे होती हैं कि कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे एक एक वर्ड में हर कैटेगरी से लिख देता हूं, ठीक है। एक एक वर्ड में हर कैटेगरी से लिख देता हूं। मैंने लिखा कमिटी, टीम, पहला लिखा मैंने टीम, या मान लो कमिटी। अच्छा, अब मैं आपको सेंटेंस जब बनाऊंगा ना तो आप कहोगे कि हाँ सर क्या काम की बात बताइए। और कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने लिखा 1 करोड़ रुपीस, आंखें चमक गई, अरे सर मजा आ जाएगा सर, दिलवा दो कहीं से बस। 1 करोड़ रुपीस। मैंने लिखा 10 किलोमीटर्स, तो आप कभी 10 किलोमीटर नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, किलोमीटर्स। आप 1 करोड़ रुपी नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 1 करोड़ रुपीस। तो इनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे? उसके बाद आपके कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होंगे जो आपको प्लूरल दिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये स्टेट, मैंने स्टेट नहीं लिखा, मैंने लिखा स्टेट्स। मैं इन पे अभी आगे सेंटेंस बनाने वाला हूं तो आपको मजा आएगा कि हाँ सर क्या बात बताई। मैंने लिखा द अरेबियन नाइट्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये वर्ड्स लिखे जा रहे हो, इनका हम क्या करें? लेकिन अभी जब मैं सेंटेंस लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। कुछ आपकी कंपाउंड यूनिट्स हो जाती है, जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर। मैंने लिखा प्राइड एंड ग्लोरी, ठीक है, प्राइड एंड ग्लोरी। ये सारी की सारी चीजें मैंने लिखी। तो इन पे हमें करना क्या है, इन पे हमें करना क्या है वो फटाफट से देखते हैं। तो जब भी ऐसी चीजें आपको सेंटेंस के अंदर दिखेंगी तो वहां पे फटाफट से आपको समझना है कि वो सिंगुलर की बात कर, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह आई है या प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा द कमिटी मैंने बोला द कमिटी डैश अनएनिमस ठीक है, द कमिटी इज अनएनिमस ऑन दिस डिसीजन। भाई कमिटी ने मिलकर के कोई डिसीजन लिया, तो मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसमें इज आएगा या आर आएगा? वहीं दूसरा सेंटेंस में एक और लिखता हूं, मैंने दूसरा सेंटेंस क्या लिखा, मैंने लिखा द कमिटी डैश द कमिटी डैश डिवाइडेड
divided among themselves on this decision. Among themselves on this decision. तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि भाई पूरी कमिटी ने मिलकर के कोई फैसला ले लिया और सबने उस पर सहमति जता दी। दूसरे का मतलब हुआ कि भाई कमिटी में किसी बात पर डिस्कशन चल रहा था और सब अपना अपना मुंह फुला करके बैठे हैं, कोई भी कॉमन, ठीक है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आ नहीं रहा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आ नहीं रहा। तो ऊपर वाले सेंटेंस को जब आप ध्यान से इस कमिटी को नोटिस करो और नीचे वाले में भी करो, अभी देखो कितना मजा आने वाला है धीरे धीरे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इन ग्रामर और बहुत मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ते हुए। कमिटी को ऊपर देखा, कमिटी को नीचे देखा। तो ऊपर हम क्या कह रहे हैं कि भैया सारी कमिटी, जितने भी मेंबर थे कमिटी के, सबने मिलकर के एक डिसीजन ले लिया। तो हमने यहां कमिटी की तरफ जब बात की तो वी हैव यूज्ड दिस वर्ड कमिटी एज अ सिंगल यूनिट। मैंने सिंगल यूनिट की तरह से यूज किया। तो जब ये सिंगल यूनिट है, एक ही कंप्लीट सिंगल यूनिट है, तो मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और मेरा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, बात खत्म। दूसरे में मैंने देखा, मैंने बोला कि भाई कमिटी के जो बंदे हैं अपना अपना मुंह फुला करके बैठे हैं, तो हमें क्या पता कि कमिटी में 8 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 25 बंदे हैं, 30 बंदे हैं और हम 30 के 30 की अलग अलग बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक के बाद एक के बाद एक को मिलाकर के हमारा ये जो कमिटी है वो किस तरफ इशारा कर रहा है कि भाई जो मेरा सब्जेक्ट कमिटी यूज हुआ है, इट इज बेसिकली अ प्लूरल। और प्लूरल जब भी सब्जेक्ट आ गया तो नाउ सॉरी प्लूरल जब भी सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो यहां आएगा वर्ब, ठीक है। द कमिटी वर डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स ऑन दिस डिसीजन। द कमिटी इज अनएनिमस ऑन दिस डिसीजन। देखो कितना जबरदस्त है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको सुन के लगा होगा कि सर इतनी छोटी सी बात है, हम बता देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहां देख रहे हो ऐसे गेम खेलता है वो। तो जब भी सेंटेंस पढ़ो तो आपको मेरी ये बताई हुई बातें आपके एग्जाम में याद आनी चाहिए और आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हमने लिखा था कि 10 किलोमीटर्स। तो जब भी आप यूज करते हो 10 किलोमीटर्स डैश अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने लिखा कि 10 किलोमीटर डैश अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब मैंने कहा इसमें बताना जरा इज या आर। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर बहुत सारे किलोमीटर हैं, तो एक एक किलोमीटर को बनाएंगे तो प्लूरल मिल जाएगा। नहीं, आप इसको एज कंपाउंड देखोगे मिलाकर के 10 किलोमीटर, तो ये मेरी सिंगल यूनिट होगी ना, नॉट आर, आर एस होगा, सॉरी। तो 10 किलोमीटर जो है दिस इज बेसिकली माय सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैं वर्ब कैसी लगाऊंगा, सर सिंगुलर। तो 10 किलोमीटर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इस तरीके से आप काम को करोगे, ठीक है। 10 किलोमीटर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। उसी तरीके से मैं लिखता कि 1 करोड़ रुपीज इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो 1 करोड़ रुपीज आर नहीं लगाओगे, आप इज यूज करोगे बिकॉज दिस इज बेसिकली अ सिंगल यूनिट। तो इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा जी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं, जैसे टीम है, ठीक है, मैं लिखता अगर सेंटेंस कि द टीम हैज अराइव्ड, मैंने लिखा होता, एक और सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, द टीम हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, द टीम हैड अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो मैंने यहां कंप्लीट टीम की बात की है, तो भाई जितने भी बंदे हमारे इंग्लैंड गए थे टीम से क्रिकेट खेलने, वो सारे बंदे एक साथ प्लेन में आए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि यार तू चला जा प्लेन से, मैं बोट से आ रहा हूं, और एक कह रहा है कि मैं उड़ के आ रहा हूं, मैं एक कह रहा है कि मैं हवाई जहाज खुद बन करके आऊंगा। तो टीम तो भैया एक साथ आ रही है, तो हमने एक सिंगुलर जो है वर्ब यूज कर दिया। वहीं पर अगर ऐसे होता द टीम डैश देयर डिनर। अब टीम ने क्या करा, खाना खाया, तो टीम के हर बंदे ने अलग अलग खाना खाया, तो ये प्लूरल बन गया आपका। तो यहां पे आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। वैसे मैंने 1 करोड़ रुपीज 10 किलोमीटर का आपको बताया कि इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर जो है वर्ब लोगे। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की हमने अगर बात की होती, मैं आपको लिखता कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस लिख देता हूं, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डैश
अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, मैंने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ डेवलप्ड नेशन, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक ही कंट्री की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की, इज अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, मैं लिखता एक और सेंटेंस लिखता हूं नीचे, अगर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को यूज करके लिखा होता द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डैश प्रोटेस्टेड, मैंने लिखा होता द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डैश प्रोटेस्टेड, और मैं बोलता हैज हैव। तो आप कहोगे कि सर यहां पे स्टेट्स आ गई, यानी कि हम स्टेट्स की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो ये मेरी एक सिंगल यूनिट नहीं रही, तो मैं यहां लगाऊंगा प्लूरल वर्ब हैव। ठीक है, तो इसी तरीके से इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपकी आत्मा तक को पता लग जाना चाहिए भैया ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और सिर्फ सेंटेंस मात्र पढ़ने से आपके बातें क्लिक होंगी, जो मेरी कही हुई बातों को अगर आप सुनोगे और उनको अप्लाई करोगे प्रैक्टिस में। फिर हमने बोला कि भाई ब्रेड एंड बटर, प्राइड एंड ग्लोरी, प्राइड एंड ग्लोरी पे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं तो ये द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डैश इज या आर, द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज या आर डिक्लाइनिंग। आजकल अमेरिका की कम सुन रहे हैं लोग, तो द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डैश डिक्लाइनिंग इज या आर। अब आप कहोगे कि सब प्राइड एंड ग्लोरी, जब भी हम ऐसे वर्ड्स लाते हैं आपके जहां पे नाउन वन के बाद एंड लग के जस्ट नाउन टू आ जाता है, जस्ट नाउन टू आ जाता है आपका, तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, आप इसको एक यूनिट मानते हो। तो जब मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा तो द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ यूएस इज डिक्लाइनिंग, बात खत्म, इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, मैंने अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा होता कि द लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन इज नॉट फाइन। ठीक है, तो यहां पे इज आया है कि लॉ एंड ऑर्डर, मैंने एक यूनिट की बात की, नाउन वन आफ्टर नाउन टू। तो ये हमने कितने रूल समझ लिए, हमने समझ लिए भाई साहब यहां पे तीन चीजें, तीन चीजों को मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूं, कुछ भी भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। पहला रूल हमारा ये था। दूसरा रूल हमने कौन सा सीखा कि अगर मेरा प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो जो भी वर्ब आएगी उसके साथ एस या ईएस या आईईएस लगेगा, और अगर मेरा प्रेजेंट टेंस है और मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेरा क्या लगेगा, वर्ब के बाद एस या ईएस कभी नहीं लगेगा। तीसरा रूल मैंने आपको दिखाया जहां पे हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल्स की बात की गई है तो प्लूरल हो जाएगा, और एक यूनिट की बात की गई है तो क्या हो जाएगा आपका, वो सिंगुलर हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डेंस में आप हमेशा क्या भरोगे, आप सारी की सारी वर्ब्स का यूज करोगे। तो वही चीज मैंने आपको बताई, भाई कमिटी आप इंडिविजुअल ले रहे हो कि यूनिट ले रहे हो। उसके बाद हमने बात की कि 10 किलोमीटर 10 रुपीज 6 वीक्स, दिस इज बेसिकली अ सिंगुलर यूनिट, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ सिंगुलर यूनिट। ठीक है, हमने बोला प्राइड एंड ग्लोरी, तो जब नाउन वन एंड नाउन टू दोनों आ जाते हैं एक के बाद एक, तो हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। ये मैंने तीन रूल आपको बताए, और ये तीन रूल ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवा देंगे एग्जाम में, और बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। अब आओ आगे, रूल नंबर चौथा पढ़ेंगे, और चौथा रूल जो है वो काफी कॉमन एरर्स करवाता है आपसे। देखो एक नॉर्मल बंदा भी जिसने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वो लिटरेचर के या रीडिंग हैबिट है जिसको, या वो टच में रहता है चीजों के, तो वो ये बात समझ जाएगा, वो ये कॉमन एरर्स करेगा ही नहीं बिना ग्रामर पढ़े हुए भी। तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैं रूल रटवाने नहीं आया हूं यहाँ पे आपको, मैं आया हूं कि भाई आपको मैं सेंटेंस लिख के दिखाऊं, आपको लग रहा है कि हाँ आपकी नॉलेज के हिसाब से आप उस सेंटेंस को सही कर रहे हो, तो भैया इसका मतलब आपको ग्रामर आती है। तो वैसा ही कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब मैंने बोल दिया डैश इज या आर डूइंग रियली वेल, यानी कुछ बच्चे इस क्लास के बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उनका भविष्य बड़ा साकार होगा। तो मैंने बोला सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश डूइंग रियली वेल। अब इसमें सब्जेक्ट्स ढूंढोगे ना,
एक ये रहा भैया सब्जेक्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स, दूसरा ये रहा क्लास कलेक्टिव नाउन। अब बात ये आती है कि सर सब्जेक्ट 1 ये है, सब्जेक्ट 1 ये है, सब्जेक्ट 2 ये है, तो अगर हम क्लास के हिसाब से जाएं तो यहां तो मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा, और मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से जाऊंगा तो मैं प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। तो आखिर जीवन का सबसे बड़ा दुख तो यही था कि हम समझें कैसे कि हमको S1 के साथ जाना है सर या S2 के साथ जाना है। यह तो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख ही है। तो यहां पे आप इस सेंटेंस को पढ़ो कि भाई हम बेसिकली एम्फेसिस किस चीज पे दे रहे हैं, हम बेसिकली एम्फेसिस किस चीज पे दे रहे हैं। तो आपको करेक्ट सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आपके जीवन का एकमात्र टारगेट है। हम यहां एम्फेसिस दे रहे हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, क्लास तो मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट है, तो मैं एम्फेसिस दे रहा हूं स्टूडेंट्स पे, तो ये है मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट जिसके हिसाब से मैं वर्ब लगाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर डूइंग वेल, आर डूइंग वेल। दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूं तो क्वालिटी, द लगा लेना आगे, द क्वालिटी ऑफ बनानास, क्वालिटी ऑफ बनानास डैश इज या आर, तो क्वालिटी ऑफ बनानास इज या आर नॉट गुड। भैया आप केले खरीदने गए हो मस्त बनाना शेक बनाने के लिए, वैसे भी गर्मियां में आ रही हैं, और आपने जाके देखा है आपका मूड खराब हो गया जाके, अरे यार मजा नहीं आया, मतलब ऐसे सड़े पल्ले से आपको बनानास मिल रहा है, मजा ही नहीं आया। तो आपने कहा क्वालिटी ऑफ बनानास डैश नॉट गुड, तो मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, अब मेरा ये भी सब्जेक्ट भैया और क्वालिटी भी आ गया। तो मैं यहां बेसिकली जो देख रहा हूं कि मैं आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, एंड क्वालिटी सिंगुलर, तो मेरा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो आप करेक्ट सब्जेक्ट को पहचानना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसी के अंदर ये जो कॉमन एरर्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ रूल्स पढ़ाता हूं आपको, कुछ रूल्स, कुछ बातें ऐसी बताता हूं जो आपके एग्जाम में आपको रिपीटेडली देखने को मिलती है और हेल्प करेंगी स्पॉटिंग द एरर्स में। सबसे पहले आइए देखो, कई बार ऐसा होगा कि जब आपके सेंटेंस की, ये मेरा रूल नंबर 4 है, जब आपके सेंटेंस की कई बार शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी, मैंने कहा हेयर डैश इज या आर द बुक्स यू हैव ऑर्डर्ड। भैया आपने अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बुक्स जो है ऑर्डर की हैं, आप गए हो बाहर, आपकी मम्मी ने वो बुक रिसीव करी, और आपकी जैसे आप घर आए तो आपकी मम्मी कह रही है हेयर डैश द बुक्स यू हैव ऑर्डर्ड, तो इज या आर। आप कहोगे सर हेयर को देखूं तो मन कर रहा है इज लगा दूं, लेकिन यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो है बुक्स, तो जो बुक्स है वो प्लूरल है, तो आप क्या लगाओगे, आर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ही आपका वर्ब आएगा। कई बार ऐसा होगा जब आपका वर्ब आ जाएगा और बाद में सब्जेक्ट आएगा, और वो बाद की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, एग्री करेगा। आप इस तरीके से देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे लिखता, कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके एग्जाम्पल, कुछ इंटेरोगेटिव होते हैं, मैंने कहा वेयर इज माई बुक, तो अब आपने देखा आपका सब्जेक्ट क्या था, बुक था, और बुक था सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से आपने इज यूज कर दिया। तो ये रूल नंबर 4 बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको बताया, बट नाउ द रूल नंबर 5 विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पांचवा रूल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है, आपको बस याद रखना है कि कई बार होगा आपका सब्जेक्ट 1 आएगा, एंड आएगा, और सब्जेक्ट 2 आएगा। सब्जेक्ट 1 आएगा, एंड आएगा, एक और चीज ऐड कर लो, सब्जेक्ट 2 आएगा। दूसरी सिचुएशन में क्या होगी, सब्जेक्ट 1 आएगा, एंड आएगा, आर्टिकल आएगा, और सब्जेक्ट 2 आएगा। सर क्या लिख रहे हो सर, सर ऐसे तो हम बुक में पढ़ लेते हैं S1 S2 ये वो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेंटेंस लिखूंगा आपके जिंदगी बन जाएगी। S1 एंड S2 आएगा, कई जगह S1 एंड आर्टिकल और S2 आएगा। अब देखेंगे इस बात में, अब देखेंगे हम इस बात को सेंटेंस लिख के। मैंने बोला रमेश, मैंने बोला द डॉग एंड द कैट
द डॉग एंड द कैट डैश अ फाइट, हैड अ फाइट या हैव अ फाइट, ठीक है। या अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूं, द डॉग एंड कैट डैश फाइटिंग, ठीक है। द डॉग एंड कैट इज या आर, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से देखते हो तो यहां पे आप देखोगे, आपने मेरी दूसरी चीज देखी कि सर मेरा सब्जेक्ट वन डॉग आया, सब्जेक्ट टू कैट आया, फिर आर्टिकल आया, फिर सर मेरा आया कैट। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन देखोगे जहां सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो दो सब्जेक्ट मिलाकर के मेरी क्या होती है, प्लूरल। और जैसे ही मेरी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगी, मैं क्या लगाऊंगा, तो मैं बेसिकली लगाऊंगा आर फाइटिंग, ठीक है। मैं बेसिकली लगाऊंगा आर फाइटिंग। वहीं अगर मैं S1 और S2 की बात करता, मैं लिखता द टीचर एंड प्रोफेसर, रुक जाओ कलर बदल लेते हैं, द टीचर एंड प्रोफेसर डैश कमिंग टू द क्लास। अब मैं आपसे पूछूं कि इज कमिंग या आर कमिंग। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी इसमें तो आर लगा दो, क्योंकि आप ही ने कहा सब्जेक्ट वन एंड आया, सब्जेक्ट टू आ गया। लेकिन बॉयज ध्यान रखेंगे, यहां पे आर्टिकल नहीं आया। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझेंगे। मैंने कहा द टीचर एंड प्रोफेसर लिख दिया, सॉरी इसको प्रोफेसर को काट के ना प्रिंसिपल कर लो, क्योंकि दोनों फिर गड़बड़ हो गया सेंटेंस। प्रिंसिपल लिख लो, ठीक है, माय बैक। कि मेरे स्कूल में क्या था कि मेरा जो स्कूल था, तो मेरे स्कूल का जो मेरे प्रिंसिपल थे मेरे स्कूल के, वो फिजिक्स पढ़ाते थे 11th और 12th को, बहुत ही बुरी पढ़ाते थे, ठीक है। तो बच्चों को पसंद तो नहीं थी, लेकिन पढ़ाते थे तो पढ़ते थे बच्चे। तो वो टीचर भी थे और प्रिंसिपल भी थे, यानी कि हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। यहां मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर मैं एक ही बंदे की बात कर रहा हूं तो वो सिंगुलर हो गया, प्लूरल। अब जरा बताओ, तो सर वो होगा सेम पर्सन। यानी कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या लगाऊंगा, इज कमिंग टू द क्लास। बात खत्म। तो हमने दो चीजें सीखी कि भाई S1 और S2 आएगा, एन से S2, और दोनों इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग और क्वालिटी, तो यहां पे मैं क्या लूंगा, सिंगुलर वर्ब। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि अगर सब्जेक्ट वन आए, सब्जेक्ट एंड आए, आर्टिकल आए और फिर सब्जेक्ट टू आए, तो यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पर्सन। तो यहां पे मैं क्या लूंगा, प्लूरल वर्ब लूंगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी अगर ऐसा सेंटेंस हो कि पूजा एंड आरती डैश माई गुड फ्रेंड्स, ठीक है। पूजा एंड आरती इज माई गुड फ्रेंड, ठीक है। तो अब इसमें मैं कहूं कि इज माई गुड फ्रेंड या आर माई गुड फ्रेंड, तो आप मेरे रूल पे जाओगे, आप कहोगे कि भैया जी S1 आया, S2 आया, लेकिन कोई आर्टिकल नहीं आया। इसके हिसाब से तो मेरी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, नहीं भैया नहीं। मतलब सर अभी जो आपने कहा उसी को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। जो आपने अभी बात बोली, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। नहीं, देखो मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि जब S1 एंड S2 सेम पर्सन और सेम चीज की बात करेंगे तो आप सिंगुलर वर्ब लगा दोगे। और अगर गलती से आर्टिकल आ गया तो इसका मतलब डिफरेंट चीजें ही हैं, तो इस सिचुएशन में तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन पहली जो सिचुएशन है उसमें कई बार ऐसा हुआ कि आपके सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू आएंगे लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन आपको अपनी इन नंगी आंखों से क्लियर दिखेगा, नेकेड आईज जो है आपकी, इनसे आपको भैया क्लियर दिखेगा कि पूजा अलग है, आरती अलग है। ऐसा तो नहीं है कि पूजा और आरती दोनों सेम ही है, तो यहां प्लूरल होगा तो आप आर लगा दोगे बिना आर्टिकल के भी। तो जब आपको ऐसे नाम आते हुए दिखेंगे तो उनमें आपको पता लग जाएगा, वहां आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं यहां लिखूं एक सेंटेंस, ही
एंड हिज फ्रेंड्स डैश वेरी रूड। कि जी वो इंसान और उसके दोस्त बड़े ही रूड है, बड़े ही बदतमीज इंसान है, ठीक है, चलते हुए इंसान को गाली दे देते हैं। तो हमने बात की ही, सब्जेक्ट वन, आर्टिकल तो नहीं आया, और हमने उसके फ्रेंड्स की बात कर दी, फ्रेंड्स की बात कर दी, सब्जेक्ट टू आ गया। लेकिन यहां आपको पता लग रहा है ना कि वो भी बदतमीज है, उसके दोस्त भी बदतमीज है, तो ये तो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा आर वेरी रूड। तो जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इंडिविजुअल्स देन यू विल यूज प्लूरल। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम इंडिविजुअल यू विल ऑलवेज यूज व्हाट, सिंगुलर थिंग। इज दिस क्लियर? चलो, मैंने बोला कि माई, अब देखो एक और सेंटेंस देता हूं, माई फादर एंड मेंटोर इज कमिंग। मैंने बोला इज कमिंग। अब मैंने इज क्यों लगाया? क्योंकि मेरे जो फादर हैं वही मेरे मेंटोर हैं, तो यानी कि यहां पे मैं सेम बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं सिंगुलर यूज कर लूंगा। आई होप ये रूल हर उस बंदे को क्लियर हुआ होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा, और आपको मजा आ रहा है इस वीडियो में, तो यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इट विल बी रियली एसेंशियल फॉर देम, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम, क्योंकि इसमें जो मटेरियल और जो क्रिस्प चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको हर एक एग्जाम के अंदर काम आने वाली है। तो मैंने 5 चीज आपको पढ़ा दी, 5 रूल्स हमने पढ़ लिए। अब जरा हम चलते हैं छठवीं चीज की तरफ। अब हम छठवीं चीज की बात करेंगे। छठवीं चीज क्या है? छठवीं बात हमारी क्या है वो हम देखते हैं कि कई बार आपका ऐसा होगा कि व्हेन योर टू नाउन्स, ठीक है, व्हेन योर टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय और, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जब इस तरीके के आपको नाउन आपकी जब इस तरीके के शब्दों से जुड़ेगी तो वहां पे क्या होगा उसको जरा फटाफट से देख लेते हैं। आइए जरा बात करते हैं आगे की। जैसे मैंने बोला कि आपकी दो नाउन है, एक N1 है एक N2 है, ठीक है, एक N1 है और एक N2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वर्ड्स लाइक और, ठीक है। और क्या आएगा आपका? आइदर और क्या वर्ड्स होते हैं आपके? आइदर और, नाइदर नॉर। अभी हम सब पे सेंटेंस बनाएंगे, डोंट वरी, डोंट बी इन हरी। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे वर्ड से आपके सेंटेंसेस बनते हैं, ऐसे वर्ड से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। तो जब भी आपके ऐसे वर्ड से जो सेंटेंसेस बनेंगे उनमें आपकी जो वर्ब है, ध्यान देना, उनमें जो आपकी वर्ब है, ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें आपके ये वर्ड्स आपको दिखे, इन ऑल दो सेंटेंसेस योर वर्ब विल एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। जब भी आपके ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपके सेकंड सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब जो है एग्री करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, एग्जांपल देखोगे मिनटों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ बड़ा ही सुंदर सा एग्जांपल हम लिखते हुए, मैंने लिखा नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश इज या आर, आप भरोगे प्रेजेंट इन द क्लास। भैया राम और उसके सारे दोस्त बंक पर चले गए हैं, आज क्लास में आए ही नहीं है। तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट इन द क्लास। अब आपको तुरंत मेरी बात यहां स्ट्राइक होनी चाहिए, इतनी देर में तो तुरंत आ जानी चाहिए दिमाग में कि सर नाइदर नॉर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट 1 राम, सब्जेक्ट 2 उसके दोस्त, और वर्ब किसके साथ एग्री करेगी? सेकंड सब्जेक्ट के साथ। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, जो क्या है? प्लूरल है। तो सर मैं इज नहीं लगाऊंगा, आर लगाऊंगा, बड़ा बड़ा, ये लो, ठीक है, बात खत्म हुई। अब इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिखते हैं। मैंने लिखा नाइदर राम, ठीक है, मैंने लिख दिया नाइदर ईशा नॉर ईशानी इज या आर, ठीक है, नाइदर ईशा नॉर ईशानी प्रेजेंट
इन द क्लास। भाई न तो ईशा और ना ईशानी, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है क्लास में। अब आपको फिर से बात याद आई कि सर S1 है ईशा, S2 है मेरी ईशानी, और मेरी जो वर्ब एग्री करेगी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड सब्जेक्ट। एंड ईशानी, ईशानी कौन है? बेचारी गरीब सी लड़की है, अकेली है, ठीक है, जीवन में अकेली है वो। अकेली का मतलब यहां हम सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हैं, यहां पे आप वहां मत पहुंच जाना कि सर नहीं अकेली तो नहीं थी ईशानी, उसके तो दो दो थे। तो ईशानी की हमने बात की कि भाई सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू है ईशानी, और जो मेरी सिंगुलर है तो मैं क्या लगाऊंगा? इज। तो नाइदर ईशा नॉर ईशानी इज प्रेजेंट इन द क्लास, बात खत्म हुई, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, और भी एग्जांपल ले लो, नाइदर पे ही थोड़े अटकेंगे। मैंने बोला माई अंकल एंड आंटी, माई अंकल एंड हटाओ और लगाओ, माई अंकल और आंटी, क्योंकि यहां एंड की बात करेंगे तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि भैया उस पर चले जाएंगे हम कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों। तो हम यहां और की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या क्या लिखा है? और लिखा है, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, सो, नो और नॉट और ये सारे वर्ड्स आपके आते हैं। तो माई मॉम, सॉरी माई अंकल और आंटी, माई अंकल और आंटी डैश इज या आर कमिंग टुडे। फिर से आप चीते की रफ्तार से दौड़ोगे, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट वन मेरे अंकल और आंटी मेरी सब्जेक्ट टू, बीच में आया सर और, तो जी सेकंड सब्जेक्ट के साथ मेरी वर्ब एग्री करने वाली है और मेरी आंटी है जो कि सिंगुलर है, तो मैंने बोल दिया इज कमिंग टुडे। बात हुई यहां पे खत्म, ठीक है। बात यहां पे क्या हुई? खत्म हुई। अब जरा सर और भी बताओ, मजा आ रहा है सर, अब तो और भी एग्जांपल दो सर, ऐसे थोड़ी चलेगा, और बताओ एग्जांपल। ये लो मैंने लिखा नाइदर द, श्रीलंका की टीम की बात कर लेते हैं, आज ही मैच हुआ है। नाइदर द कैप्टन, कैप्टन तो आ गया वैसे फॉर्म में, कैप्टन तो आज फॉर्म में आ गया है, पर लिख लेते हैं, पिछले मैच की बात कर लेते हैं। चलो, नाइदर द कैप्टन नॉर, नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स डैश इज या आर, ठीक है, इन फॉर्म। भाई न तो कप्तान फॉर्म में है ना प्लेयर्स फॉर्म में है, आप गए मेरी बात पे, आपने कहा सर नाइदर नॉर दिख गया, क्या बात है, सब्जेक्ट वन दिख गया सर कैप्टन, सब्जेक्ट टू प्लेयर्स, तो भैया नाइदर नॉर आ गया है और सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू भी आ गए हैं, तो जरा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हंसते खेलते प्यार मोहब्बत से प्लूरल वर्ब लगा दीजिए। तो यहां मेरा आ जाएगा आर, ठीक है, यहां पे मेरा आ जाएगा आर। तो हमेशा इस चीज का विशेष तौर पे बॉयज आप ध्यान रखोगे, बॉयज एंड गर्ल्स, कि जब भी आपके ऐसे वर्ड्स आते हैं जो मैंने आपको नोटिस कराया, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, व्हेन सच टाइप ऑफ वर्ड्स joins the two subjects then the verb is going to agree in accordance with the second subject of our sentence। बात हुई यहां पे खत्म। रूल नंबर कौन सा था हमारा? नंबर हम बार बार भूल जाते हैं, छठवां था। सातवीं बात पे आओ, हंसते खेलते दौड़ते हुए चलते हैं, बढ़ते हैं और सातवें नंबर पे आते हैं, सातवें पे आ जाते हैं। नो प्रॉब्लम सर, चलते रहिए, मस्त चलते रहिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बोला कि भाई कई बार आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे एक सेंटेंस में और वो कुछ इस तरीके के शब्दों से जुड़े होंगे, जैसे मैंने बोला एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज, और इनको आप बोलते हो क्या? कनेक्टिव्स, जो कनेक्ट करते हैं चीजों को। मैंने बोलता विद, कनेक्टिव्स है ना, ये सब कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई उसके साथ विद, एज वेल एज, एज वेल एज तो हमने लिख लिया, सॉरी मैंने लिखा अकॉम्पनीड बाय। तो ये सारे कनेक्टिव्स हैं, एक शब्द में अगर बोलूं जो एक रिलेशन कनेक्ट करते हैं कि भाई ये भी नहीं, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, इसके बाद ये भी, इसके पहले ये भी, प्रीसाइडेड बाय, गाइडेड बाय। तो ये सारे के सारे क्या है? मेरे कनेक्टिव्स हैं। जैसे मैं और भी बहुत सारे कनेक्टिव्स बता सकता हूं, लेकिन सारे आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला विद, अलोंग विद, बी साइड्स, मैंने लिखा एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, रेदर देन, हेडेड बाय। तो ये सारे के सारे मेरे क्या है? कनेक्टिव्स है। तो जब भी आपके कनेक्टिव्स आएंगे, जिस सेंटेंस में आपको ये कनेक्टिव्स दिख जाए तो उसमें समझ जाना कि योर वर्ब इज गोइंग टू एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट।
यहां पे वर्ब जो है वो S1 के साथ जाएगी। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, ये सब मेरे और, ठीक है, ये सब दिख रहे थे तो सेकंड सब्जेक्ट के साथ जा रही थी। और ये सारे कनेक्टर्स दिखेंगे आपको, कनेक्टिव्स दिखेंगे तो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है एकदम दिल खोल के एग्री करेगी, एकदम दिल खोल के खुली बाहों से स्वागत करेगी। जैसे हमने एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने लिखा आई along with my friends dash, ठीक है, I along with my friends dash going to जयपुर। तो जब भी आप एक ऐसा सेंटेंस लिखते हो कि आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स, आपने कहा सर अलोंग विद आ गया, पकड़ लिया सर, कल्प्रिट आ गया हाथ में, सर सब्जेक्ट वन ये रहा, सब्जेक्ट टू ये रहा, तो सर सब्जेक्ट वन के साथ एग्री करेगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एम, क्योंकि आई इज सिंगुलर एम। आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स एम गोइंग टू जयपुर, बात खत्म। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं द स्टूडेंट्स as well as their teacher dash was our doing an experiment। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, आपको यहां कनेक्टर्स दिख गए, सर एज वेल एज आ गया, कनेक्टर आ गया सर जी। अब जैसे कनेक्टर आया आपने सर फोड़ दिया, सब्जेक्ट वन का सर फोड़ो सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट टू का फोड़ो टीचर। सर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है, दूसरा है सर जी मेरा सिंगुलर, तो दूसरे सब्जेक्ट को तो गोली मार दो वहीं की वहीं, क्योंकि जैसे मेरे कनेक्टर्स आएंगे तो मेरी वर्ब जो है वो हमेशा एग्री करेगी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट नंबर वन। तो स्टूडेंट्स मेरा क्या है, प्लूरल है, तो मैं बोलूंगा वर, तो वर मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट रिस्पॉन्स। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, बात खत्म। चलो नेक्स्ट आओ। तो अब तक हमने 6-7 रूल आपके सीख लिए, रूल नंबर फिर से हम भूल गए 8, तो 8 रूल हमने सीखे और आई होप से सारे के सारे आपको क्लियर होंगे और आपको मजा भी आएगा इनमें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में आपको रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स इज आर 8 नंबर। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं, हम 8 नंबर की बात करते हैं। देखो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा द बॉयज could have done it। अब यहां बॉयज भी लिखा, चलिए जी ठीक है, बॉयज को अंडरलाइन कर लेते हैं। वहीं मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा द बॉय कुड, मैंने आपसे पूछ लिया कि यार यहां ये बताओ हैज आएगा या हैव आएगा, डन इट। तो भाई आधे लोग तो, आधे से ज्यादा लोग कहेंगे सर जी बॉय तो मेरा सिंगुलर है, तो भैया मेरा हेड लगा दो सर, हेड डन इट, तो मजा आ जाएगा सर, हेड लगा दो, ठीक है। लेकिन आप हेड यहां नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, आप हैव ही लगाओगे। पूछो रीजन, मैं बताता हूं। तो दोनों ही सेंटेंसेस में, एक में बॉयज था जब भी हैव आया, एक में बॉय है जब भी हैव आएगा। इस रूल नंबर 8 की बात क्या है, यह काफी अतरंगी रूल है आपका, और यह कहता है कि जब भी हैज हैव आपके सेंटेंस में आए, ठीक है, जब हैज और हैव, यानी कि लिख देता हूं यहां, जब आपके हैज और हैव एक सेकंड, किसका, एक सेकंड वर्ब का काम करे, जब आपके हैज और हैव सेंटेंस में सेकंड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है, तो इन पे एग्रीमेंट के रूल अप्लाई नहीं होंगे। सर क्या कह गए आप एक सांस में, हमें तो समझ ही नहीं आया।
तो आप और सिंपल भाषा में इसको मेरे से समझो कि जब भी आपके मॉडल्स के बाद हैज और हैव आता है तो कभी भी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के रूल इसमें नहीं लगेंगे। यानी कि बात को सिंपल समझो, मॉडल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जिनको नहीं पता है प्रीवियस क्लास देख करके जरूर आए, दे आर ऑल्सो वर्ब्स। मॉडल भी आपके वर्ब होते हैं, ठीक है सर। तो वर्ब वन तो मेरा आगे आ गया, और वर्ब वन के बाद मेरा अगर हैव आ रहा है और हैज आ रहा है तो वर्ब टू आ रहा है। तो ये जब भी आप कहेंगे इन पे आप कभी भी रूल अप्लाई नहीं करोगे। किसका रूल अप्लाई नहीं करोगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसलिए ये सेंटेंस भी ठीक है और ये भी ठीक है। कभी पूछना किसी को, आधे लोग गलत कर देंगे, मजा आएगा आपको। हाँ भाई बढ़िया चीज नहीं सीखी थी, विकास सर ने कुछ सिखाया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ मैं इनको रूल का नाम तो नहीं देता, मैं इनको सेंटेंस का ही नाम देता हूं। मैं सेंटेंस लिखूंगा और उसी से आपका रूल बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा, एक चीज लिख लेते हैं कि कुछ आपके क्या होंगे, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन जिनको हम बोलते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए जरा कैसे। क्या है सर इंडेफिनेट प्रोनाउन? पर पहले पूरी बात सुन लो। जब भी आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन आएंगे इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने बोला somebody dash going to be punished। अब ये इंडेफिनेट प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि जो somebody है दिस इज बेसिकली नॉट डिफाइनिंग कि आज किसका पिछवाड़ा लाल होने वाला है। ये सिंपल सी बात बस ये बता रहे हैं कि कोई तो पिटने वाला है आज, कोई तो पिटने वाला है, यानी somebody dash going to be punished। तो यहां पे अब सिंपल सी बात आती है कि सर मैं इज यूज करूं या आर यूज करूं। तो हमने बोला कि जब भी आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन आएगा तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, दैट इज। तो somebody is going to be punished, बात ये यहां पे खत्म हुई। दूसरा मैं सेंटेंस और भी लिखता हूं बहुत सारे। एक कहावत सुनी होगी आपने, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये भी क्या है? आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसीलिए आपने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। हम और भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ईच डैश, भरो विन या विंस अ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन। यानी कि हमारे बोला जाता था स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था और हमें उम्मीद नहीं होती थी कि भाई ये तो मेरे बस का नहीं है, ड्राइंग तो मेरे बस की है ही नहीं, मैं कभी ड्राइंग में नहीं भाग लेता था। सिंगिंग में कभी कभी ले लेता, हालांकि कभी ऐसी आवाज नहीं थी, बट ऐसा था कि हाँ टीचर से थोड़ी जुगाड़ लगाई और चले गए सिंगिंग में। तो कभी भी ड्राइंग का कंपटीशन होता तो मन नहीं करा मेरा हिस्सा लेने का, क्योंकि पता ही था कि शेर बनाऊंगा मुर्गा बन जाएगा, मुर्गा बनाएंगे कुछ और बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता था कि मैं बोला जाता था कि यार पार्टिसिपेट करोगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और घर पे ही बताया जाता था कि भाई सर्टिफिकेट बड़ी बढ़िया चीज है, जितने सर्टिफिकेट होंगे उतना जिंदगी में कामयाब हो, जो कि बहुत ही ज्यादा सफेद झूठ था। तो हमने बोला कि ईच डैश अ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो विल लगाऊंगा सर मैं या विंस लगाऊंगा? तो आपको मैंने बताया कि आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है, आप यहां क्या लगाओगे? सिंगुलर समझोगे। और जब आप ईच को सिंगुलर समझोगे तो आप एस या ईएस लगाते हो वर्ब के पीछे, आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया। तो जब भी आपके ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे, चाहे वो आपका ईच है, आपका नथिंग है, ठीक है, चाहे वो आपका कुछ और है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीबडी है, समथिंग, एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ये हो गया आपके ईच हो गया, नथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, ये सारी की सारी चीजें जो है इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हो। अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? आइए, अब इनके साथ मैंने क्यों लगाई? क्योंकि ये सेंटेंस आपको पढ़ने में भी सिंगुलर लगते हैं। ईच यानी अकेले की बात कर रहे हैं, नथिंग अकेले की बात कर रहे हैं, समबडी अकेले की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन थे। कुछ मेरे प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो बात तो सर हम प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन की भी करके आज मानेंगे। जैसे मैंने लिखा बोथ डैश वांट या वांट्स। बोथ वॉट वांट या वांट्स द यूनिफॉर्म।
मैंने कहा भैया ये जो दो लोग खड़े हैं इन दोनों के दोनों लोगों को ये यूनिफॉर्म चाहिए, आप लोगों को तो सबको चाहिए। तो आप सोचोगे सर बोथ मतलब दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो ये मेरा प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या हो गया, ये मेरा प्लूरल हो गया बोथ। ये मेरा इंडेफिनेट प्रोनाउन तो है लेकिन कैसा है, प्लूरल है। चलिए ठीक है, चलिए सर बात तो मान लिया आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। तो प्लूरल क्या होता है, जिसमें ऐसा यस नहीं होता, यानी कि वांट इज द राइट ऑप्शन। मैंने लिखा मैनी मैनी वर्शिप या वर्शिप्स, तो मैनी वर्शिप अ सिंगल गॉड, ठीक है, इस तरीके से। तो सारी की सारी चीजें आप कर लोगे। उसके बाद आते हैं, अब बहुत ज्यादा रूल्स आपके नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपको बस सेंटेंसेस दूंगा जिससे कि आपको मेमोराइज करने में हेल्प होगी। और वो आपके बहुत सिंपल सिंपल रूल हैं जो हर कोई बंदा आपको पढ़ाता है लेकिन आपको पता होते हैं। देखो कई बार क्या होता है, आपके कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कौन से नाउन सर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी थिंग या कोई भी चीज ऐसी जो कॉमन टाइप की हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जूरी हो गया आपका, क्लास हो गया, टीम हो गया, वेयर पीपल आर एसोसिएटेड फॉर अ कॉमन पर्पस, पुलिस हो गया आपका, आर्मी हो गया, पुलिस में पुलिस का चलता है स्टाफ, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अरे सर छोड़ दो ना सर मेरे भैया भी पुलिस में, बात कर रहा हूं सर, स्टाफ चलता है स्टाफ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे तो आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाओगे। रीजन, रीजन मैं पहले बता चुका हूं आपको। रीजन क्या है कि हम जब भी ऐसी बात करते हैं वो हम क्या बात करते हैं, ठीक है, हम क्या बात करते हैं कि सर ये एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द जूरी डैश वॉज या वर, द जूरी वॉज वर अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। ये वही बात होगी जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि भाई आप यूनिट की तरह देखोगे। तो आपने कहा भाई पूरी टीम थी जूरी की, उसने बोला कि भाई हाँ ये डिसीजन सही है, एक ही डिसीजन पे आ गए कॉमन, तो पूरी क्या थी, यूनिट थी, तो आप क्या यूज करोगे, वॉज यूज करोगे, बात खत्म थी। दूसरी चीज मैंने बोला इंडियाज आर्मी, अपोस्ट्रोफी लगा लो, इंडियाज आर्मी डैश, या यहां पे ऐसे लिखो थोड़ा मजा आएगा, पाकिस्तान, बार बार ना ये फील करते रहना चाहिए, मजा आता है इस बात को सुनकर। पाकिस्तान आर्मी डैश, अब यहां पे हमने बोला वॉज या वर, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी डैश वॉज या वर डिफीटेड एट कारगिल। हमने कहा भैया पाकिस्तान की आर्मी को हमने कारगिल के युद्ध में भगा भगा के मारा था, पानी भी नहीं पीने दिया था। तो पाकिस्तान की आर्मी की बात कर रहे हैं, तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की बात कर रहा है, तो वॉज। तो पाकिस्तान आर्मी, हालांकि आर्मी में बहुत लोग थे लेकिन पूरी आर्मी को हमने हराया था, ऐसा नहीं था कि एक बंदे को हराया, हमने सबको हराया, तो वो एक यूनिट थी। तो आप सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि हाँ जी सर ठीक है। तो ये कोई रूल नहीं था, ये वही चीज थी जो मैंने आपको बताया, कलेक्टिव नाउन्स आपके यूज होंगे। उसके बाद आगे आते हैं तो कुछ आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो आपको प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते तो सिंगुलर ही है। किसी भी सब्जेक्ट का नाम ले लो आप ले लो, फॉर एग्जांपल हमने लिखा इकोनॉमिक्स, तो मैं अगर लिखूं कि इकोनॉमिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट इज या आर, तो आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आर कैसे हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे। मैं लिखूं सिविक्स, तो मैं कहूं सिविक्स टीच अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, या सिविक्स टीचेज अस, तो आप बोलोगे सर टीचर्स लगाओगे क्योंकि ये सिंगुलर है, ऐसा ही यस। तो ऐसे वर्ड्स आप यूज करोगे जो कि बहुत कॉमन है, बट मैं बार बार इसको इस वीडियो में भी डाल रहा हूं कि आपको रिवाइज हो जाए चीज, और आप छोटी चीज पे भी मिस्टेक आगे ना करके आओ। मैं बोलूं आपसे एथलेटिक्स, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स होता है आपके, जैसे बिलियर्ड्स होता है, बिलियर्ड्स, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं कुछ लोगों की, आपके मिजल्स, कुछ आपके और भी चीज होती है जैसे इनिंग्स है,
ठीक है, अगर मैं सेंटेंस लिखूं द इंडियन इनिंग्स डैश इज आर ओवर, आप क्या बोलोगे? मैंने बोला भैया कि 50 ओवर खत्म हो गए, इंडिया की टीम के रन बन गए 450, दोहरा शतक मार दिया फिर से रोहित शर्मा ने, तो आप क्या बोलोगे? आपको सर इनिंग्स है सर, प्लूरल है। नहीं जी, गलती से ही प्लूरल बोला तो श्राप मिलेगा भैया। सिंगुलर है, मैंने बताया है कि भाई सिंगुलर है, सिर्फ एस आने से कभी प्लूरल नहीं हो जाता, तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, यानी इज। तो द इंडियन इनिंग्स इज ओवर, ऐसे आप वर्ड्स को यूज करोगे। कई सारे शब्द आपको ऐसे दिखेंगे जो प्लूरल होंगे लेकिन वो असली में प्लूरल नहीं है। जैसे मीजल्स है, मैं बोलता मीजल्स डैश अ सीरियस डिजीज, तो आप क्या बोलोगे? मीजल्स मीजल्स आर अ, नहीं, मीजल्स इज अ सीरियस डिजीज। तो सिंपल सी बात है। तो जब हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं, जब हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं तो आगे पहुंचते हैं, और आगे पहुंच के हम कुछ और भी चीजों को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाली हैं। अब जो 3 से 4 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो आपको नॉर्मल लगे होंगे। अब जो आगे मैं 3 से 4 रूल्स आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए चलिए जरा शुरू करते हैं। 5 आपके वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाए थे, यहां भी पढ़ा रहा हूं और सेम ही रूल पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बताया था आइदर ऑफ, पिछली क्लास नाउन की देखो जिनको नहीं पता, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, नन ऑफ और एवरीवन ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ। तो जब भी बॉयज हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जब भी हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, तो इनके साथ आप जिंदगी भर एक चीज याद रखोगे कि हमेशा आप जो सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपकी हमेशा प्लूरल रहने वाली है, और जो वर्ब आएगी हमेशा वो सिंगुलर आएगी। बस बात खत्म। ये मैं पिछले भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखा हूं पिछली क्लास में, आपको बस रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का भी पार्ट बनता है कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आइए जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे। जैसे 13 पे चलते हैं, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, कि जब भी बीच में आपके रिलेटिव प्रोनाउंस आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो रिलेशन बताते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि व्हेन योर टू सब्जेक्ट्स S1 एंड S2, व्हेन योर टू सब्जेक्ट्स S1 एंड S2 इज ज्वाइंड बाय एनी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। मैंने बीच में रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया और 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे। रिलेटिव प्रोनाउन मेरे कौन से होंगे उनको फटाफट से देखते हैं। जैसे हु है, विच है, हु के बाद क्या आता है? विच, ठीक है, दैट है, ऑल दीज आर माय रिलेटिव प्रोनाउंस। तो जब ये तीनों प्रोनाउन अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स के बीच में दिख जाए, जब ये तीनों प्रोनाउन आपको किसके बीच में दिख जाए? 2 सब्जेक्ट्स के बीच में दिख जाए, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो किसके साथ एग्री करेगा उसको जानना ज्यादा जरूरी है। तो जो वर्ब से जस्ट पहले का सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट जो जस्ट पहले का सब्जेक्ट होगा उसको वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलिए, और इसको हम बोल देते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि जो वर्ब है वो सिंगुलर या प्लूरल कौन डिसाइड करेगा? जो एंटीसीडेंट होगा। अब एंटीसीडेंट कौन होता है मैं समझा रहा हूं, रुक जाओ, आ जाओ। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है, ठीक है, जो आपके हु, विच, दैट से पहले जो नाउन आता है, सॉरी प्रोनाउन आता है, उसको हम बोल देते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट कौन है? जो हु और इनसे पहले जो सब्जेक्ट वन आएगा। तो यानी ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब लगाएंगे जब भी हमारा हु, विच या दैट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आइए जरा, मैंने बोला, एग्जाम्पल देखते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, fill in the blanks, was, were,
वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज वर, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हेल्प्ड मी इज सिटिंग इन ग्राउंड। मैंने बोला कि भाई एक स्टूडेंट जिसने मेरी हेल्प करी वो पार्क में या ग्राउंड में बैठा है, तो मैंने बताया वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे सर वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, सर वन के बाद मेरा प्लूरल आ गया, यहां मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, यही तो बोलोगे ना आप, उस वाले रूल को लगाओगे कि सर सिंगुलर वर्ब आएगा। आप ही ने सिखाया है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सारे आएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सर मैं वॉज लगा दूंगा, भैया गलत हो गया, क्योंकि हु दैट, ठीक है, हु दैट विच, ये भैया आपके गुंडे हैं। ये कौन है? गुंडे हैं आपके, ये गूंस हैं। मतलब सर ये रिलेटिव प्रोनाउन भाई गुंडा है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। जब ये रूल आता है, जब ये रूल लगता है, तो दुनिया के अच्छे अच्छे रूलों की हालत खराब हो जाती है। सर कहना क्या चाहते हो साफ शब्दों में तो बताओ। कहना बस इतनी सी बात चाहता हूं कि जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो दुनिया के सारे रूल्स भूल जाओ और एक ही रूल याद रखना कि भाई जब भी हु से पहले जो एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा, और यहां स्टूडेंट्स आया है तो मैं लगाऊंगा वर्ब, बात खत्म। सीधी बात, नो बकवास। सर ये मेरा गुंडा है सर, इसके आगे किसी की नहीं चलती, बॉस है, तो भैया हु जब आ गया, विच आ गया, तो हमेशा इसी तरीके से आप यूज करोगे, ठीक है। आपने बोला इट इज आई हु, इट इज आई हु डैश ऑलवेज विद यू। तो आप बोलोगे सर हु से पहले आया आई, और आई जैसे ही आ गया तो आप आगे उसके जो वर्ब यूज करते हो भैया आपका एम। तो इट इज आई हु एम ऑलवेज विद यू। तो आप कहोगे सर सुनने में इतना अजीब लग रहा है सेंटेंस, भले ही लग रहा हो भैया, सही है, सेंटेंस ऐसे ही आपका बनेगा। मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि दिस इज वन ऑफ द या वन ऑफ दोज गेम्स, दिस इज वन ऑफ दोज गेम्स विच डैश हैज या हैव, दिस इज वन ऑफ दोज गेम्स विच हैज या हैव gained popularity in from last year, ठीक है। इनके आगे हटा के फ्रॉम लगा लो, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला दिस इज वन ऑफ दोज गेम्स विच, तो आपने बोला सर ये आ गया बीच में विच, सर स्पॉट कर लिया, विच से पहले आया सर गेम्स, गेम्स है प्लूरल, लगा दो भैया, है बात खत्म। तो ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पंगा अगर आपने लिया तो भैया इंग्लिश का पेपर आपसे बहुत ज्यादा बड़ा पंगा ले लेगा। इसके बाद एक और चीज समझो, फिर हम एक और चीज समझते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया भाई जब भी हमारे बीच में रिलेटिव प्रोनाउन के आगे पीछे दो सब्जेक्ट्स आएंगे तो वर्ब जो है वो एंटीसीडेंट के हिसाब से चलेगी। नेक्स्ट थिंग देखो, आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे अगर ए नंबर ऑफ आता है तो आपका प्लूरल नाउन आएगा। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए नंबर ऑफ तो आपका प्लूरल नाउन आएगा, और द नंबर ऑफ होगा जब भी प्लूरल नाउन आएगा। बात को याद रखना। चलो ये आपके सीएपीएफ में भी पूछा हुआ, पीवाईक्यू में, आओ आगे। तो अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन और द नंबर ऑफ आएगा जब भी प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन जो फर्क पड़ रहा है ना वो वर्ब पे पड़ेगा, यानी कि सर बात बताओ, यानी कि यहां तो आएगा प्लूरल वर्ब अ नंबर ऑफ में, और यहां पे आएगा सिंगुलर। याद रखने का तरीका कि सर ए के बाद आ रहा है प्लूरल, तो यानी कि यहां पे एंटोनियम से याद रख लो इसको कि ए फॉर एंटोनियम, तो भैया ए तो मेरा सिंगुलर है लेकिन यहां पे प्लूरल होगा, बस बात खत्म। तो ए के बाद आएगा आपका प्लूरल, द के बाद आएगा आपका सिंगुलर। दो सेंटेंस लिख देता हूं, छोटा सा, बात तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने लिखा
अ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये नाउन तो हर किसी में प्लूरल आ रहा है, मैंने दिया अ नंबर ऑफ गर्ल डैश, अ नंबर ऑफ गर्ल डैश participated in the sports meet, स्पोर्ट्स मीट। तो भैया बहुत सारी लड़कियों ने ना स्पोर्ट्स मीट में बहुत पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो पहली बात तो आप बोलो कि सर पहली बात तो चुपचाप इस गर्ल को गर्ल्स कर दो, क्योंकि ए हो या अ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, नाउन तो सर प्लूरल ही आएगा, इस बात पे तो गोलियां चल जाएंगी। दूसरी बात सर, दूसरी बात, जब भी ए नंबर ऑफ आता है तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, कैसा प्लूरल, और प्लूरल यहां क्या होगा, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पार्टिसिपेटेड, नॉट हैज, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पार्टिसिपेटेड। दूसरा आ जाए मेरा, मैं लिखता द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, अब बताओ इज आर 50। तो आप बोलोगे सर द नंबर ऑफ आ गया, ठीक है सर आपने नाउन लगाया है प्लूरल, और सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे भैया सिंगुलर वर्ब लगा दो, यानी कि इज 50, बात खत्म, हजम हो गई। तो विशेष तौर पे आप इज अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ पे रखोगे, क्योंकि यहां पे आपको एग्जामिनर आपका फंसाता है, यहां पे आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको काफी जगह चीजों में फंसाने की कोशिश करेगा। चलते हैं जरा आगे, चलते हैं आगे, और आगे चल के एक और बात समझते हैं जो बहुत जबरदस्त रहने वाली है, फटाफट से देखिए। देखो कुछ आपके सेंटेंसेस होंगे जिनमें आपको कुछ इस तरीके की चीजें दिखेंगी, नन ऑफ, ठीक है, कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको इस तरीके से दिखेगा नन ऑफ, ठीक है जी सर कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, एक्सेट्रा, अ लॉट ऑफ भी लिख लो, वो बहुत कॉमन है। तो जब भी आपको ये फ्रेसेस दिखे तो आपको एक चीज देखनी है कि इन फ्रेसेस के बाद दो तरीके की मेरी नाउन होती है, एक तो ऐसी नाउन होगी जो काउंटेबल नाउन होगी, एक तो मेरी ऐसी नाउन होगी जो कि काउंटेबल है, कैसी काउंटेबल नाउन है, और दूसरी जो नाउन होती है वो होती है अनकाउंटेबल। तो जब भी काउंटेबल नाउन आएगी इन सबके बाद तो आप लगाओगे भैया प्लूरल वर्ब, याद रखना। और अनकाउंटेबल का देखो, काउंटेबल आप कैसे पता लगाओगे, काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसका आप प्लूरल बना सको, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसी होती है जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, और इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। मैंने एग्जांपल लिखने हैं आपके सामने कई सारे, मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द, पहला एग्जांपल देखो, मोस्ट ऑफ द बॉयज in this class, most of the boys in this class dash is या are sincere। अब आपको देखना है कि सर मोस्ट ऑफ आ गया, मोस्ट ऑफ के बाद सर मैंने जो नाउन यूज करी, मैंने जो नाउन यूज करी है क्या है, बॉयज है। अब सर बॉयज तो इसका तो प्लूरल हमने पहले ही बना रखा है, तो बॉयज जो है दैट इज बेसिकली माय काउंटेबल नाउन, और अगर सर वो मेरी काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा लगाऊंगा, प्लूरल लगाऊंगा, तो लगा दो भैया आर सिंसियर, बात खत्म। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं लिखा अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, डैश बीन गिवन टू द एम्प्लॉइज। भाई कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि इतना भर भर के काम देती है कि भाई लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब यहां पे मैं एक चीज देखूं, अ लॉट ऑफ वर्क डैश बीन गिवन टू द एम्प्लॉइज, तो आपने कहा सर लॉट ऑफ आ गया,
सर वर्क आया है, लेकिन सर वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि कभी हमने वर्क्स नहीं सुना, तो अनकाउंटेबल है तो भैया हैज लगा दो, बात हुई खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने लिखा प्लेंटी ऑफ व्हीट डैश गिवन टू द पुअर। आप एक गरीब से मिले, आपको बड़ा दुख हुआ उसको देख के, उसकी हालत को देख के, आपने सोचा इसकी हेल्प करनी चाहिए, आपने उसे अपने घर पे बुलाया और बहुत सारा वीट दे दिया। तो प्लेंटी ऑफ वीट का मतलब क्या हुआ कि सर वीट्स तो नहीं सुना हमने कभी, ये अनकाउंटेबल है, तो यहां लगाओगे वॉज गिवन टू द पुअर, बात खत्म। ठीक है, और क्या क्या हमने बोला, ग्रेट डील ऑफ, तो यहां पे लिखते हैं अगर हम अ ग्रेट डील ऑफ मनी अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अब आपने देखा सर ग्रेट डील ऑफ आ गया, और सर मनी इज बेसिकली अनकाउंटेबल, तो या आप क्या लगाओगे, वॉज या वर, आप कहोगे सर वॉज लगा दो, वॉज अ ग्रेट डील ऑफ मनी वॉज, आगे अ ग्रेट डील ऑफ मनी डैश स्टोलन बाय द प्रोफेसर, मनी हाइस्ट, पूरा पैसा ही छाप लेता है वो, तो ग्रेट डील ऑफ मनी वाज स्टोलन। तो इस तरीके से आप जो है, इस तरीके से आप विशेष तौर पे ध्यान रखोगे कि जब आपके ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जब आपके ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, तो ऐसे वर्ड्स के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा दो, और अगर अनकाउंटेबल है तो हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाओ, क्योंकि दैट विल कम एज अ सिंगल यूनिट। और ये आपको सेंटेंस पढ़ के भी पता लग रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो यहां हम बॉयज की बात कर रहे हैं, तो बॉयज के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट चलेगा तो आर ही तो आएगा। यहां पे हम वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क तो एक सिंगल यूनिट है तो हैज आएगा, वीट भी सिंगल यूनिट है तो वॉज आएगा, मनी भी सिंगल यूनिट है तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होना है। सो गाइज ये बेसिक चीज है और बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई हैं, और आई होप ये सारी की सारी चीज आपको समझ आई होंगी, और इतना ही हम करेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसके आगे आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके नोट्स बनाओ, इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो जब आप प्रैक्टिस करो, एंड ट्रस्ट में आप भी जिस दिन एग्जाम में हॉल में बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार एक टॉपिक तो मैंने ऐसा पढ़ा था जिसकी सारे स्पॉटिंग द एरर मैं सही कर रहा हूं। सो गाइस फॉर दिस क्लास दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कल मिलते हैं प्रोनाउन की क्लास के साथ, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें और करेंगे हम ग्रामर में, एक एक क्लास उनकी, और बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ मिलकर पीवाईक्यूज की। सो गाइस नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, सो जस्ट share the channel as much as you can do. So bye bye everyone, take care, Jai Hind, and all the best for your preparation.